माँ से माइका। सुषमा के 2 बच्चे थे, बेटी ईशा और बेटा यश। सुषमा ने कभी अपने बच्चों में अंतर नहीं किया। बेटी ईशा को हमेशा यश के बराबर ही प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ईशा के बड़े भाई यश की शादी सुनहरे के साथ हो गई। यश की शादी के बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये साग, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर दो ना। मम्मी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। अरे बेटा सुनहरी, इसके लिए ना तू थोड़े से आलू के पराठे बना दे। ये बचपन से ही साग को देखकर मुंह बनाती है। खाने से पहले घर में कलेश करवाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी शाम को ना इडली सांभर बनाकर खिला दो, कितने दिन हो गए हैं। अरे बेटा, ये रोज रोज इडली सांभर बनाने के लिए मत कहा कर। दुनिया भर की मेहनत लगती है उसमें। सिंपल रोटी सब्जी खाकर नहीं रहा जाता क्या तुझसे? मम्मी बना दो ना प्लीज। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती ये लड़की। अपने मन का कराए बिना चैन नहीं पड़ता इसको। अरे मम्मी जी, शादी से पहले ही लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती है। शादी के बाद तो बस इच्छाएं अपने मन में ही रह जाती है। न मायके में अपने मन का कुछ कर पाती है, न ससुराल में। किसी गलत फहमी में मत रहना भाभी। मैं तो शादी के बाद भी आकर आप लोगों को ऐसे ही सताने वाली हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने मायके को पराया कर दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ईशा। मायका कभी पराया नहीं होता। बेटियों को तो हमेशा हक से अपने मायके आना चाहिए। कुछ समय बाद ईशा की भी शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बनाकर रखा है, ले जाना बेटा। अरे वाह मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना। बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? शादी होने के बाद भी ईशा की माँ सुषमा कभी अचार, कभी पापड़, कभी उसकी पसंद की शॉल, तो कभी सूट देने के बहाने उसे मायके बुलाती रहती। ईशा भी माँ का एक फोन आते ही दौड़कर अपने मायके पहुंच जाती। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है। ईशा की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सुषमा की मौत हो जाती है। शोक सभा में, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। आपकी बेटी आपके बिना कैसे रहेगी माँ? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे और अब जी भी नहीं रही। बेटी के लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम संभालो अपने आप को। चाची की बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के बाद ये समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है। लेकिन मेरे साथ भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया कि शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अपने दुख तकलीफ बांटने वाला मेरे पास कोई नहीं बचा। खैर, जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। धीरे धीरे ईशा भी माँ के गम को बुलाकर जीवन में आगे बढ़ने लगी थी। 1 साल बाद ईशा की सहेली मीनू कहती है, ईशा, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। तू आएगी ना छुट्टियों में अपने मायके? सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजे करेंगे। नहीं यार, तुझे तो पता ही है, अब मेरा मायका बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे, बस माँ से ही मेरा मायका था। लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मेरा तो मायका ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों सोचती है ईशा? तेरे भाई भाभी तो है ना मायके में। माँ के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। गलत फहमी में है तू। मायका माँ से ही होता है। भाई भाभी आज तक किसी के हुए हैं जिसके हो जाएंगे। भाई भाभी बहन को तभी तक पूछते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भी पूरी छूट मिल जाती है और फिर बहनें उनकी आंखों में खटकने लगती है। मैं समझ रही हूँ मीनू, तू क्या कहना चाह रही है। बस इसीलिए जब से माँ गई है मैंने मायके जाना ही बंद कर दिया है। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इससे पहले कि भैया भाभी मुझे देखकर नजरें चुराएं, मैंने खुद ही मायके जाना बंद कर दिया। अरे क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना? उनकी तो अपनी जिंदगी है। मैं क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए वहां जाऊं? तो क्या आंटी जी के जाने के बाद तेरी भाभी तुझसे पूछती भी नहीं है?
ऐसी बात नहीं है यार, मैंने बताया ना, पिछले 2 साल में मैं इक्का दुक्का बार ही मायके गई हूँ। भाभी तो फ़ोन करके कहती रहती हैं, ईशा बहुत दिन हो गए, कब आओगी? लेकिन मैं खूब समझती हूँ, वो सब तो ऊपर के मन से कही बातें हैं। आखिर दुनिया को भी तो दिखाना पड़ता है ना कि सास के जाने के बाद हम अपनी ननद को कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो तूने कहा वो तूने अपने मन से ही बना लिया? अरे अगर तेरी भाभी ने आज तक तुझसे कोई गलत बात की ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भाई भाभी तेरा सम्मान नहीं करेंगे? अरे कौन से जमाने में जी रही है शीला तू? तू क्या चाहती है कि मैं मायके जाकर अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत और आत्मसम्मान भी खो दूं? समझदारी तो इसी में है ना कि मैं वहां ना जाकर सबका सम्मान बना रहने दूं। मन में खटास पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि मैं वहां ना जाऊं। बिल्कुल ठीक किया तूने ईशा। इस शीला को अभी पता नहीं है दुनियादारी किसे कहते हैं। फिर भी अगर शीला को यही लगता है ना कि वो सही है और हम गलत है तो ठीक है। तू ना शीला के कहने से अपने मायके ही चली जा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरी जो भाभी तेरे आगे पीछे घुमा करती थी ना, उसके तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो तुझे वहां देखकर वो मुंह टेढ़ा कर लेगी और फिर ऐसे दिखाएगी जैसे पता नहीं वो कितनी बिजी है और तू वहां उनका काम बढ़ाने के लिए चली आई है। सहेलियों के उकसाने पर ईशा अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी आप बार बार पूछती हो ना मैं घर कब आऊंगी, तो ठीक है, मैंने सोचा इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आ जाती हूँ। अरे वाह ईशा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब से मम्मी जी गई है तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम जरूर आओ, और हाँ, पूरे 1 सप्ताह के लिए आना होगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए आई और वापस लौट गई। अरे जैसा मीनू ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं कहा भाभी ने, बल्कि भाभी तो बड़ी खुश हो रही है मेरे आने की खबर सुनकर। खैर असलियत तो तभी मालूम पड़ेगी जब मैं घर पहुंचूंगी। अब ठीक है भाभी, जल्दी मिलते हैं। बच्चों की छुट्टी होने के बाद ईशा पूरी तैयारी के साथ मायके पहुंच जाती है। ईशा को देखते ही भाभी उसके गले लगकर रोने लगती है। मम्मी जी क्या चली गई? तुम तो हमें भूल ही गई कि तुम्हारे भाई भाभी भी इस घर में रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई? मम्मी जी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ईशा। ये सोचकर ही कभी अपनी भाभी से मिलने आ जाया करो कि माँ के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सूना हो गया है। एक वो समय था जब हमारे घर में हर समय चहल पहल रहती थी, और एक ये समय है, एक दूसरे को देखे कितना समय बीत जाता है। पहले तुम्हारी शादी हो गई और फिर मम्मी जी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। भाभी की बातें सुनकर ईशा का मन भी भीगने लगा था। तभी उसे सहेलियों की बातें याद आती है। अगर आपने सच में मुझे इतना याद किया होता भाभी, तो कभी आप भी तो मुझसे मिलने के लिए आ सकती थी। ये तो मोदी की बात हो गई कि कोई सामने पड़ जाए तो टोक लो और बाद में उसका नाम भी ना लो। इतनी कड़वाहट क्यों भर रखी है आपने मन में? मम्मी जी के जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ऑफिस के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई, इसलिए कहीं निकलना ही नहीं हो पाता। खैर तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अब तो तुम पूरे 1 सप्ताह के लिए आई हो। हम ननद भाभी खूब गप्पे लगाएंगे। बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा। आओ, पहले थकान उतार लो अपनी, फिर आराम से बातें होंगी। मुझे भाभी की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच भाभी दिल से चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आऊं। कहीं मैं भाभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही? ईशा पूरे 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। इस 1 सप्ताह में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे भाभी उसे इग्नोर कर रही हो। भाभी खाने के लिए हर रोज उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती। एक दिन, अरे भाभी अभी तो 5 ही बजे हैं, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई। हाँ ईशा, आज मैंने शॉर्ट लीव ली है। तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, फिर कहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा आज जल्दी घर पहुंच जाती हूँ, हम दोनों आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, अब तो साथ बैठकर बातें किए हुए भी महीनों बीत जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल गई ना। दोनों ननद भाभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती हैं और ढेरों बातें करती हैं। अच्छा बताओ, आज क्या खाओगी? कुछ भी बना लो भाभी, क्या फर्क पड़ता है? अरे बताओ ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारी पसंद की इडली सांभर बना दूं? क्या भाभी, इडली सांभर? उसे बनाने में बहुत समय लगता है, रहने दो, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। अच्छा जी, अब तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाने में मुझे थकान होने लगी है? भूल गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो तुम हर चौथे दिन सांभर खाने की जिद पकड़ लेती थी। मैं चाहे जितना न नुकुर करूं, तुम अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ती थी, और मम्मी जी भी तुम्हारी साइड लेती थी। याद है भाभी, सब याद है। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है।
तब तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ईशा, बेटियां लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। जब वो चुप हो जाती है ना, तो उनकी चुप्पी बड़ी दुखती है, पूरा घर सूना कर जाती है। भाभी की बात सुनकर ईशा वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया था और ईशा अपने ससुराल लौट आई थी। मुझे लगता है मैंने भैया भाभी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया। बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी बना ली, जबकि भाभी ने तो मेरा इतना ख्याल रखा कि सच बताऊं तो इतना ख्याल माँ भी नहीं रख सकती थी। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भाभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की तरह मुझे लाड प्यार देने में। बस फंस गई ना तू भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे बहुत सीधी है तू, और तेरी भाभी तेरे इसी सीधेपन का फायदा उठा रही है। मैं कुछ समझी नहीं यार, भाभी ने मेरे साथ ऐसी क्या चालाकी की जो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा तू ये बता, अंकल आंटी के पास लगभग कितनी प्रॉपर्टी थी? इस घर के अलावा गांव में थोड़ी ज़मीन है, पापा की दुकान है जिसे भैया चला रहे हैं। तू इतनी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ रही है क्या? सब मिलाकर करोड़ों की संपत्ति थी आंटी के पास। तुझे पता है आंटी के जाने के बाद कानूनन इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार हुआ? किसका? सरकारी कानून देखा जाए तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार तू भी है। वो घर उतना ही तेरा है जितना तेरे भाई भाभी का। लेकिन तू बता, साल में आखिर कितने दिन तू उस मकान में रहने के लिए जाती है? नहीं जाती ना। बस यही कारण है कि तेरी भाभी के मुंह से तुझे देखकर फूल झड़ रहे थे, वरना आज के जमाने में भाभी ननद से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। और तू कह रही है कि तेरी भाभी ने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब क्या है तेरा, साफ साफ बताना। अरे मेरी भोली भाली ईशा रानी, तेरी भाभी को पता है कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर आधी हिस्सेदारी तेरी भी है, और अगर तूने अपना हिस्सा मांग लिया तो उनके हाथ से करोड़ों का माल निकल जाएगा। बस इसीलिए भाभी तेरी आओ भगत कर रही है, ताकि तू उनसे खुश रहे और प्रॉपर्टी लेने का ख्याल कभी तेरे मन में ना आए। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर भाभी वाकई प्यार का दिखावा कर रही हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल जाए। एक आइडिया है। तू ना अपने भाई भाभी को फ़ोन करके कह दे कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारे भैया भाभी अपनी अच्छाई की चादर को उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। तेरी भाभी को लग रहा था सांभर खिला देने से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ऐसे सांभर खिलाने में प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ तो ठीक कह रही है। अच्छा मैं कल ही ना भैया से बात करती हूँ। अगले दिन ईशा अपने भाई यश को फोन लगाती है। भैया मैंने सोचा है कि मैं भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी से अपना आधा हिस्सा लूंगी, इसलिए आप इस मकान को बेच दो। जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बहन की बात सुनकर भाई यश कुछ भी कहे बिना फोन काट देता है। देखो तो कैसे प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात सुनकर भैया को सांप सूंघ गया। अब मुझे समझ में आया मीनू जो कह रही थी एकदम सच था। 2-3 दिन बाद अचानक भैया और भाभी ईशा के ससुराल पहुंच जाते हैं। भैया भाभी को अपने दरवाजे पर देख ईशा के मन में तरह तरह के विचार दस्तक देने लगते हैं। पक्का झगड़ने आए होंगे। मुझे पता है आकर यही बोलेंगे कि हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आज से हमारा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं कौन सा इन लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ। ईशा, तुम्हारे भैया ने बताया कि तुम चाहती हो कि उस घर के 2 बराबर बराबर हिस्से हों, ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सके। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी ईशा। क्या तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था, इसीलिए तुमने मायके आना छोड़ दिया? देखो ईशा, वो मकान मम्मी पापा का है तो कानूनन उस घर पर तुम्हारा 50% का हक है। मुझे सच में इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा देने के लिए हमें पहले इस कोठी को बेचना होगा। देखो मुझे गलत मत समझना ईशा, ये मकान माँ बाबू जी की आखिरी निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मकान कभी भी बिके। बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं है भाभी। मैं तो पहले ही जानती थी आप लोगों के मन में क्या है। तुम कुछ नहीं जानती ईशा, मैं नहीं जानती इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब और क्यों आ गई। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि माँ बाबू जी की आखिरी निशानी को बेचकर हम उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए ये मकान पूरा तुम्हारे नाम कर दिया है। आधा नहीं, आज से ये पूरा घर तुम्हारा ही है। बस इतना वादा करो कभी इस घर को किसी को बेचोगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस घर में हम रहे या तुम, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये लो प्रॉपर्टी के कागज, और हाँ, मिलने आती रहना। अब तो तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई ना।
भाभी और भैया की बात सुनकर ईशा को जोर का झटका लगता है और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। रुक जाओ भैया, अगर ये कागज यहाँ छोड़ जाओगे तो आप कहाँ रहोगे? वो सब तू छोड़, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अब और कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे? मुझसे गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। आपने तो भाभी होकर भी माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया, और मैं न जाने आपके प्यार को क्यों नकारती रही। लोग कहते हैं माँ से ही मायका होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ माँ से नहीं, भाई भाभी से मायका होता है। और जिसके पास आपके जैसी भाभी हो, उससे माँ की कमी कभी महसूस हो ही नहीं सकती। इतना कहकर रोते हुए ईशा अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी भी बड़प्पन दिखाकर झट से ईशा को माफ कर देती है और फिर गलत फहमियों की ये दीवार कभी भी उनके मन में पनप नहीं पाती।